देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। तो देखो हम लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे थे और आज हम लोग का ये वाला कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे होगा उस पे इतना सा पोर्शन बाकी है। बाकी हम लोग जो नीचे अलग क्वेश्चंस बना हुआ है वो करेंगे। बाकी कंसेप्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोल रहा है, जैसे कि हमें पता ही है कि डिवेंचर मतलब कंपनी जब पब्लिक से लोन लेती है उसे डिवेंचर बोलते हैं। तो लोन होगा तो लोन का इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, अब लोन किसी से भी लो, लोन का इंटरेस्ट तो हो ही सकता है। हाँ, अगर कोई दोस्त रिलेटिव से ले रहे हो और वो बोल रहे हैं लोन का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंटरेस्ट जो डिवेंचर लोन है उस पे इंटरेस्ट का क्या कंसेप्ट है। बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट पेबल ऑन कूपन डिवेंचर इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है? कूपन डिवेंचर का मतलब हो गया कि जो डिवेंचर का रेट लिखा हुआ रहता है ना, जैसे हम लोग पूरा चैप्टर ही कर चुके हैं, तो जैसे जैसे 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर ऐसा लिखा हुआ रहता है, ये है कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब है, ये बताया जा रहा है कि कोई अगर 100 रुपए कंपनी को लोन देगा, 10% मतलब क्या 10 आउट ऑफ 100, 12% मतलब क्या 12 आउट ऑफ 100। इसका मतलब है कि कोई अगर कंपनी को 100 रुपीज लोन देगा तो उसे 12 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 100 रुपीज लोन देगा तो 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इसको बोला जाता है कूपन रेट। ठीक है, ये इंटरेस्ट के रेट को कूपन रेट भी बोला जाता है। ये क्या है? ये जो देना पड़ेगा ना 12 रुपीज 10 रुपीज, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट से ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर हम लोग कोई लोन ले रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए, मान लो बैंक से भी ले रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट जब हम लोग देंगे कहाँ से देंगे? प्रॉफिट से देंगे। तो इसी को बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये चार्ज करने से मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होगा ना। अगर हम एक्सपेंस पे करते हैं तो इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। इसका और एक मतलब भी होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे आइटम्स जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब है ये चार्ज करने से प्रॉफिट मेरा रिड्यूस होगा। और दूसरा बात ये है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे ये पे करना ही पड़ेगा। जैसे बैंक से लोन लिए हो बिजनेस करने के लिए, अब बिजनेस नहीं चल रहा है सपोज, तो क्या बैंक हमारा इंटरेस्ट बंद कर देगा? ऐसा नहीं होता है। इस तरह के आइटम जो मैंडेटरी होता है उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड पीरियोडिकली। अब इंटरेस्ट कैसे होता है? पीरियोडिकली। जैसे लोन, बैंक लोन भी होता है ना, इंटरेस्ट कैसे देना है, जैसे मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, तो पीरियोडिकली। अब पीरियोडिकली पीरियड क्या होगा वो तो जो एग्रीमेंट बनेगा लोन का उस पर डिपेंड करेगा कि मंथली दे रहे हैं कि ईयरली दे रहे हैं, 6 मंथ्स में दे रहे हैं, 4 मंथ्स में दे रहे हैं। एंड इज कैलकुलेटेड एट कूपन रेट। जो मैंने बोला कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेट होगा। वो तो बात नॉर्मल बात है ना, इंटरेस्ट कितना देना है वो तो कूपन रेट पे ही कैलकुलेट होगा। अगर किसी ने 100 रुपए का लोन दिया है तो 100 रुपए पे 10% यानी कि 10 रुपीज पे करना है। ठीक है, ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर। अब ये नॉमिनल वैल्यू तो पता ही, हम लोग देखो पूरा शेयर पढ़ चुके हैं। डिवेंचर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू होना चाहिए, किसी एक चीज का जो भी वैल्यू होना चाहिए उसे नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है। और नॉर्मली डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू माना गया है 100। ठीक है, the company will pay interest net of tax to the debenture holder because the company is under obligation to deduct tax। ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है और उस पे इंटरेस्ट दे रही है तो पब्लिक के लिए वो क्या है? इनकम है। जैसे बैंक में लोन लेते हैं तो बैंक को इंटरेस्ट देते हैं तो बैंक का क्या है? इनकम है। उसी तरह से कंपनी जब किसी पर्सन को यानी डिवेंचर होल्डर को, कंपनी में कोई डिवेंचर खरीदा है यानी कंपनी को उसने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट का जो पैसा, जैसे मान लो ये 10 रुपीज, ये पूरा कंपनी नहीं देगी, इससे कंपनी क्या डिडक्ट करेगी? टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टैक्स काट के ही वो पेमेंट करेगी। जैसे सैलरीड पर्सन जो होते हैं, तुम लोग देखोगे अगर तुम लोग के घर में कोई भी सैलरीड पर्सन है तो जब सैलरी मिलता है तो टैक्स काट के ही दिया जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द कंपनी विल पे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, टैक्स माइनस, मान लो 2 रुपए का टैक्स, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो फिर 8 रुपीज
इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशंस है कि उनको टीडीएस कलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। टीडीएस कलेक्ट करना पड़ेगा और ये कलेक्शन करके उनको किनको देना है? गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। अपनी पॉकेट में थोड़ी ना रखेगी कि 2 रुपए हम लोग कम दे रहे हैं, आपको 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, हम लोग 8 ही देंगे, बाकी 2 हमारा। नहीं नहीं, वो तो गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है ना, टैक्स तो उन्हीं को मिलता है। तो यहाँ पर बोल रहा है एप्लीकेबल अंडर टैक्स रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब कितना डिडक्ट करना है? वो टैक्स रूल्स जो है, मतलब जब हर बार रूल्स चेंज होता है ना टैक्स का, तो अगर चेंज हुआ तो वही एप्लीकेबल जो रेट है उसी के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। द कंपनीज विल डिपोजिट द टैक्स सो डिडक्टेड, जो डिडक्ट किया जाता है टैक्स के अमाउंट को कंपनी उसे डिपोजिट करती है इनकम टैक्स ऑथोरिटीज, ठीक है। फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन दिस रिकॉर्ड। और हम लोग क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज देते हैं वो बता रहा है। बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ड्यू, मतलब पहले कंपनी क्या बोलती है, हाँ मुझे इनको इंटरेस्ट देना है। जैसे बैंक पे लोन लोगे तो पता है ना कि हाँ टाइम आ गया हमें इंटरेस्ट देना है, मान लो मंथली देना है, मंथली हर मंथ के मान लो एंड में देते हो, तो फिर पता है कि पूरे मंथ में हमें पता रहता है कि हाँ 30 तारीख आएगा तो हमें इंटरेस्ट देना है, तो हम लोग ड्यू एंट्री पास करेंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है कंपनी के लिए लोन के अगेंस्ट में, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। मतलब ये क्या हो गया, जिनको देना है क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो इंटरेस्ट देना है हमें डिवेंचर होल्डर को, ये क्या हो गया ड्यू एंट्री। यहाँ पर हम लोगों ने पेमेंट एंट्री नहीं किया, पेमेंट करेंगे तो कैश बैक कुछ होगा ना। फिर देखो डिवेंचर होल्डर को पे करें, जैसे परचेज करते हैं तो परचेज टू क्रेडिटर, यहाँ परचेज की जगह क्या है इंटरेस्ट, ये देखो सिमिलर परचेज टू क्रेडिटर। अगर हम लोग क्रेडिट परचेस करते हैं, जब पे करते हैं क्रेडिटर टू बैंक होता है, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ कुछ परचेस नहीं कर रहे, हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे क्योंकि लोन ले रखा है डिवेंचर के तौर पे, तो इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अब ये टू टीडीएस पेएबल ये कैसे होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इंटरेस्ट देना है 10 रुपए डिवेंचर होल्डर को, फिर हम लोग यहाँ पर डिवेंचर होल्डर को 10 रुपए से डेबिट कर देंगे, पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी कैंसिल, डिवेंचर होल्डर को देना है वो लाइबिलिटी था, अब पे करेंगे। अब टीडीएस काट रहे हैं 2 रुपए का, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा 8 रुपीज, ये चला जाएगा डिवेंचर होल्डर के पास और ये अमाउंट जो है टैक्स अथॉरिटी के पास चला जाएगा। तो एंट्री इस तरह से पास करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका अगर एंट्री हम लोग जो है पास करना चाहते हो वो कैसे होगा, टीडीएस पेबल टू बैंक, ठीक है। मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जब हम लोग टैक्स जो कलेक्ट किए हैं ये 2 रुपीज, ये जब हम लोग पे करेंगे तब एंट्री क्या करेंगे, टीडीएस पेबल, जो हम लोग का लाइबिलिटी था, पेबल मतलब क्या, क्रेडिट हुआ ना लाइबिलिटी हुआ, ये 2 रुपए कलेक्ट तो कर लिया, मेरा इनकम थोड़ी है कि हम अपने पास रखेंगे, ये किसी और का इनकम है, किसका, टैक्स अथॉरिटी का, हमें वो उनको रिम्बर्स करना है, तो ये लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगा जब हम लोग ये पे कर देंगे। तो टीडीएस को हम लोग पे कर दिए, पे करेंगे तो कैश चला जाएगा, तो टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक ये चला गया। इसका अगर नेट एंट्री देखो तो ये मतलब ये अगर मतलब नेट करने का जरूरत नहीं, समझने के लिए हम लोग ऐसे ही करेंगे, मतलब एक साथ कर भी सकते हैं वो भी चलता है, ठीक है। जैसे उसमें क्या होगा ये देखो, उसमें ऐसा हो जाएगा डिवेंचर होल्डर टू बैंक, लेकिन वहां पर क्लियरली पता नहीं चलेगा, एक्चुअली 10 रुपए तो हम लोग डिवेंचर होल्डर को दे नहीं रहे, तो फिर हमें टैक्स पेबल दिखाना चाहिए। अब जब ये टैक्स अथॉरिटी को देंगे तब ये वाला एंट्री होगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर हम लोग इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स में तो पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर में हमें क्या करना पड़ता है, जो भी इनकम एक्सपेंसेस होता है उसे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ये सब में ट्रांसफर करते हैं, तो हमें पता है कि इंटरेस्ट को कहाँ क्लोज करना पड़ेगा, जैसे डेप्रिसिएशन पीएल में क्लोज होता है वैसे इंटरेस्ट भी पीएल में क्लोज होगा। क्यों, पीएल में कौन सा आइटम क्लोज होता है, पीएल में इस तरह का, जैसे मान लो कोई अगर नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग का मतलब पता है क्या, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को चलाने का खर्चा, ठीक है। अगर खर्चा भी हो सकता है बिजनेस को चला के जो इनकम हो रहा है डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड, और नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। गुड इवनिंग सालिनी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कथु। इवनिंग मैम। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। तो पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि इंटरेस्ट, हाँ जो हम बता रहे थे ये नॉन ऑपरेटिंग क्यों है पता है, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, मतलब अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो
तो भी ये खर्चा मेरा चलेगा। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है बिजनेस खत्म, मतलब बिजनेस अगर कुछ दिन के लिए भी बंद होता है तो भी मैंने लोन लिया है, जब तक लोन का रीपेमेंट नहीं होगा तब तक इंटरेस्ट चलता जाएगा। इस तरह के खर्चे को नॉन ऑपरेटिंग आइटम बोला जाता है। तो जो भी हो, इसको हम लोगों ने पीएल में ट्रांसफर किया। ट्रेडिंग में ये नहीं होगा क्योंकि ट्रेडिंग में स्टॉक रिलेटेड आइटम जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन आ गया, इलास्ट्रेशन 30। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि कंपनी इशूड 12% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ₹10 लाख एट 10% डिस्काउंट ऑन 1/1/2017। कंपनी ने 12% मतलब कूपन रेट डिवेंचर इशू किया है जिसका फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू ये है ₹10 लाख, मतलब टोटल नॉमिनल वैल्यू बता रहा है या फेस वैल्यू बता रहा है। अब ये है 10% डिस्काउंट में इशू किया गया है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट में होता है 1/1/17 को। डिवेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10% वाज पेबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर। जैसे बोला ना कि इंटरेस्ट पीरियोडिकली पे किया जाता है, तो देखो इंटरेस्ट कब कब पे किया जाता है, पूरे ईयर में एक बार 30th जून को, मतलब 6 मंथ्स के गैप में 30th जून को और 31st दिसंबर को, ठीक है। ये दो टाइम पीरियड में इंटरेस्ट पे किया जाता है। वो तो डिपेंड कर रहा है कैसा कंपनी का पॉलिसी है। कंपनी का पॉलिसी है हम लोग ईयरली 2 टाइम्स इंटरेस्ट पे करेंगे। अब जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो टैक्स डिडक्ट करके पे करेंगे, वो कितना है 10%, ठीक है। ऑल द डिवेंचर्स वेयर टू बी रिडीम, सारे डिवेंचर्स रिडीम हो जाएंगे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years। मतलब ये पूरा जो लोन है ये 5 साल का है। अब जब रीपेमेंट मतलब रिडीम होने का मतलब है लोन का रीपेमेंट, इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा ना, लोन लिए हो तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन ये पूरा 10 लाख भी तो वापस करना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये है एट 5% प्रीमियम में हमें पे करना है, मतलब 10 लाख तो देना ही है और ऊपर से 5% भी देना है। इसका मतलब हो गया सीधा सीधा बात, अगर किसी ने 100 रुपए लोन दिया था कंपनी को तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा 10% करके। जैसे देखो यहाँ किसी ने 100 रुपए लोन दिया कंपनी को, मतलब एक डिवेंचर खरीदा, मान लेते हैं एक डिवेंचर 100 रुपए का, क्योंकि कुछ नहीं बोलता है तो नॉमिनल वैल्यू डिवेंचर का 100 होता है। अब देखो ये डिस्काउंट पे इशू हुआ, पहला बात है डिस्काउंट पे इशू हुआ, इस पे जो है इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा 12%, तो पहले साल 12 रुपीज। अब क्योंकि डिवेंचर का इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होता है तो 100 रुपए पे 12%, ठीक है। और ये 6 मंथ्स का होगा, 6/12, क्योंकि 6 मंथ पे एक बार दिया जाएगा, फिर 6 मंथ्स पे एक बार दिया जाएगा। लेकिन जो अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का जो भी आ रहा है वो उसमें से 10% टैक्स का डिडक्शन करके फिर इसको हम लोग पे करेंगे डिवेंचर होल्डर को, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करके दिखाने के लिए, ठीक है। देखो जर्नल एंट्री, अच्छा यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम तो नहीं बोला है, अगर बोलेगा तो लिखना पड़ेगा। जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री कब होगा, जब डिवेंचर इशू किया गया है 1/1/2017 में, ठीक है। इसका एंट्री नहीं, हमें क्या बोला, एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ईयर 2020 बोला, ठीक है। तो 2020 का एंट्री करना, ठीक है। तो 17 का करने का जरूरत नहीं है, 17 में डिवेंचर इशू हुआ था। अच्छा, तो पहले हम लोग एंट्री करेंगे, ये है डिस्काउंट पे इशू किया गया था, डिस्काउंट ऑन 1/1/17। ये ना मुझे लगता है डेट गलत है, ये 20 होगा, ठीक है। ये इसको ठीक करना पड़ेगा, ये 2020 ही होगा, ये 17 नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। ये ठीक कर दो, मतलब हम लोग इसका भी एंट्री करेंगे इशू जब हो रहा है तो ये 20 में ही इशू हुआ है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ठीक करना है। तो पहला एंट्री हो जाएगा क्योंकि हम लोग को अकाउंटिंग ईयर 2020 का एंट्री करने बोला है, जैसे कि मैंने बोला कि ये गलत है, ये 2020 होगा तो इशू का एंट्री भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इशू का एंट्री करते हैं, तो इशू का एंट्री क्या हो जाएगा, लोन लेने से जैसे पैसा मिलता है सिमिलरली डिवेंचर इशू करने से भी पैसा मिलेगा, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो इशू किया गया है देखो डिस्काउंट पे इशू किया गया है 10% डिस्काउंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्काउंट, लॉस है तो डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर,
टू 12% डिवेंचर। जैसे लोन लेने से बैंक टू लोन, वैसे लोन का नाम है ये 12% डिवेंचर। ठीक है, तो इसका यहाँ पर अमाउंट क्या क्या होगा, 10 लाख का डिवेंचर है, बता दिया है। डिवेंचर का अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से होता है, ये सब हम लोग एकदम स्टार्टिंग में सीख चुके हैं। तो ये हो गया 10 लाख। अब इस पे 10% का डिस्काउंट में इशू हुआ है, तो 10 लाख का 10% का लॉस यानी 1 लाख हो जाएगा। तो 10 लाख में अगर 1 लाख डिस्काउंट किया है तो हम लोग को रिसिप्ट कितना होगा, 9 लाख। being डिवेंचर इशू, being डिवेंचर इशू। अब यहाँ पर एक पॉइंट था, जो कि जब हम लोग इशू कर रहे थे, इशू का एंट्री सीख रहे थे, तब मैंने बार बार बोला था अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो इशू डेट पे 2 एंट्री होगा। फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है 5 साल बाद, क्योंकि 100 की जगह 5 रुपए हमें देना है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, आज ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड किया जाता है, प्रूडेंस नेचर पे अकाउंटिंग होता है। ठीक है, तो फ्यूचर का लॉस, तो कभी भी अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन बोला है तो हमें उसका लॉस आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आज मतलब इशू डेट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इशू डेट पे हम लोग फिर से एक एंट्री करेंगे 1/1/2020 में। एंट्री क्या हो जाएगा ऐसे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसमें भी फॉर्मेट बना सकते हो, ठीक है, हम और दोबारा नहीं बना रहे। इशू ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इसका नरेशन होता है बीइंग लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है, ठीक है, फ्यूचर का बीइंग लाइबिलिटी रिकॉर्डेड। इसको कंजर्वेटिज्म अप्रोच के लिए भी बोल सकते हैं कि हम लोग को लॉस जो है फ्यूचर में होने वाला है उसे हम लोग आज ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह कुछ प्रॉफिट होता है तो कभी नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच। अब कितना लॉस होगा पर डिवेंचर, जब रिडीम होगा तो 5 रुपीज करके, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इन लोगों को जो लोन लिया है उससे ज्यादा अमाउंट रिटर्न करेंगे। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा प्राइस में रिटर्न करना, तो 5% प्रीमियम, तो 5% मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को हमेशा फेस वैल्यू पे काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो 5% यानी 10 लाख का 5%, ये देखो 10 लाख का 5% जो फेस वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 5 लाख। ये कितना होगा, 5 लाख होगा कि 10 इंटू 5%, 50,000। अच्छा 50,000, ठीक है, तो ये हो गया 50,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 50,000। अब ये एंट्री जैसे कि मैंने बताया था कंबाइनली भी कर सकते हो, जैसे इसको भी हम लोग डिस्काउंट की जगह लॉस लिख सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। अब जब कंबाइंड एंट्री करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर 1,50,000 हो जाएगा, ये दोनों का टोटल 1,50,000, और ये एक लाइन यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा नीचे, तो ये एक एंट्री भी हम लोग कंबाइनली कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट कब देना पड़ेगा, डिवेंचर इशू हो गया, ये देखो टाइमलाइन यहाँ पर देखो, डिवेंचर इशू हुआ 1/1/20 पे। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट इंटरेस्ट लगेगा 30 जून को, क्योंकि जैन के बाद तो जून ही आएगा, जून में इंटरेस्ट डेट आ गया, तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना देंगे। अब इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग करेंगे 30 जून 2020 को, तो कैसे होगा देखो यहाँ पर दिखाते, डिवेंचर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट हम लोग का एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया। फिर किसको देंगे, डिवेंचर होल्डर को, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डिवेंचर होल्डर। और टैक्स देखो, एक तो जब हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे उसका एक अमाउंट डिवेंचर होल्डर को देना पड़ेगा, और उसपे जो टीडीएस हम लोग कलेक्ट करेंगे वो हमें टैक्स ऑथोरिटीज को देना पड़ेगा। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये ड्यू एंट्री हो रहा है। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, क्योंकि यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं किया है, मैंने सिर्फ दिखाया है कि कितना अमाउंट देना है, किसको किसको देना है। बीइंग इंटरेस्ट
ड्यू, या फिर इसको लिख सकते हो पेबल। पेबल का मतलब ही क्या, पेड थोड़ी ना, पेबल मतलब देना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट कैसे देना पड़ेगा, जो नॉमिनल वैल्यू है उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है, 10 लाख। तो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर करके दिखाते हैं। ये देखो इंटरेस्ट हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख पे कितना देना है, 12%। ठीक है, लेकिन ये पूरे साल भर का है, 12% पर एनम होता है। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो। अब हम लोग को तो 6 मंथ्स के बेसिस पे देना है, तो 6/12, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 10 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मतलब 6/12। तुम लोग कैलकुलेटर में अपने हिसाब से कर सकते। ये हो गया 60,000। तो हम लोग को कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का खर्चा बन रहा है 60,000। अब इसमें से ये कंपनी ने अपना चेक कर लिया कि इंटरेस्ट का खर्चा कितना है। मेरे पास से तो 60,000 ही आउटफ्लो होगा, लेकिन हम होल्डर को कितना देंगे, टीडीएस 10% डिडक्ट करने के बाद। तो 60,000 का 10% टैक्स अथॉरिटी के पास जाएगा, बाकी बचा हुआ अमाउंट डिवेंचर होल्डर को दे देंगे। तो 54,000 चला जाएगा डिवेंचर होल्डर को। इसका वर्किंग नोट बना के कर सकते हो, मैंने साइड में किया है, तुम लोग अपना प्रेजेंटेशन सही तरीके से करो। ठीक है, मतलब एंड में होना चाहिए। ये हो गया पेबल। अब ये तो रहा पेबल, अब पे भी करना पड़ेगा, तो सेम डेट पे ही तो होगा ना, तो 30 जून 20। अब अगर हम लोग पे करें तो एंट्री क्या होगा, एंट्री ऐसे हो जाएगा, ये लाइबिलिटी कैंसिल, मतलब डिवेंचर होल्डर को करेंगे डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना होगा, 54,000। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड, या फिर टीडीएस पेबल भी लिख सकते हो। ठीक है, ये खर्चे का नाम है, टैक्स डिडक्टेड एट 6,000 टू बैंक। तो कंपनी के पॉकेट से 60,000 ही जाएगा, लेकिन डिबेंचर होल्डर को 54 ही मिलेगा। रूल्स है ना, टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, और 6,000 टैक्स अथॉरिटी को जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बी अमाउंट पेड। ठीक है, बीइंग अमाउंट पेड, ये बन गया 30 जून तक का हमारा कैलकुलेशन। अच्छा, इसके बाद कौन सा टाइम पीरियड आएगा, 30 जून तो बन गया। अब 30 जून के बाद आ जाएगा 31 दिसंबर, फिर से सेम तरह का एंट्री होगा। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2020। अब यहाँ पर क्या एंट्री होगा, अगेन हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब कितने लोन अमाउंट बचा है, पूरा ही तो बचा है। कहाँ बोला है हम लोग लोन कुछ रीपे किए, नहीं किए ना। 10 लाख का लोन 10 लाख है, तो फिर से इतना ही इंटरेस्ट उस पे, फिर उतना 10% के हिसाब से 6,000 का ही टीडीएस, उसमें से 54,000 डिबेंचर, और मतलब ये एंट्री फिर से रिपीट होगा। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, एंट्री जस्ट हमें फिर से रिपीट करना है। तो डिबेंचर होल्डर, सॉरी डिवेंचर इंटरेस्ट, पहले तो इंटरेस्ट होगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कितना होगा, क्योंकि सेम कैलकुलेशन हम दोबारा करके नहीं दिखा रहे, इसीलिए यहाँ से ही लिख दे रहे। तो 60,000 का इंटरेस्ट का खर्चा बनता है, डिवेंचर होल्डर को 54,000, 6,000 जो है टीडीएस। तो यहाँ पर हो जाएगा बी इंटरेस्ट पेबल या फिर ड्यू। अब जब पे होगा सेम डेट पे, 31 दिसंबर 2020, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 54,000, टैक्स डिडक्टेड एट source 6,000 to bank 60,000, being interest पेड। ठीक है, अब ये तो हो गया इंटरेस्ट का खर्चा वर्चा हम लोगों ने पे कर दिया। अब ईयर एंड कब होगा, कंपनी का तो अपना एक ईयर एंड होगा, तो यहाँ पर कुछ बोला नहीं है। ईयर एंड देखो, अभी अगर हम लोग इसको जैन टू जून ये इस तरह से देख रहे हैं, तो ये 31 दिसंबर जो है इसको हम लोग
ईयर एंड मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर 31 दिसंबर इसका ईयर एंड है, ईयर एंड देखो अप्रैल भी हो सकता है, लेकिन वैसे एजम्पशन लेंगे तो हमारे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगा। तो सीधा सीधा क्योंकि हमें जैन का इशू पता है, हम लोग दिसंबर को ही इसका ईयर एंड ले लेंगे। ईयर एंड में करना क्या है, कुछ नहीं, खर्चे को पीएल में ट्रांसफर करना है। तो कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट के वजह से जितना भी खर्चा हुआ है, जैसे तुम लोग लिखते हो ना पीएल में टू इंटरेस्ट बोल के, तो डिवेंचर इंटरेस्ट का खर्चा हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे। कितना होगा इंटरेस्ट, 2 बार पे किया, देखो 60,000, ये देखो ये जितने से डेबिट हुआ है 60,000 और यहाँ पर 60,000, ठीक है। ये वाला 60,000, तो टोटल 1,20,000 यहाँ पर 1,20,000 being amount transferred to PL, amount transfer to PL, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट और एक एंट्री लिख देते हैं, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और एक एंट्री किस चीज का होगा वो भी बताते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये वाला देखो, ये जो लॉस हुआ है ना यहाँ पर कितना, 1 लाख, ये लॉस ऑन डिस्काउंट है। और यहाँ पर हम लोग का एक सेकंड, नहीं ये वाला नहीं, हाँ देखो यहाँ पर हम लोग का टोटल डिस्काउंट लॉस जो हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था, टोटल लॉस और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना है, यहाँ 1 लाख है और यहाँ पर कितना है 50,000, ठीक है। ये भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉस या डिस्काउंट दोनों का हम लोग ऐड करते हैं ना, दोनों मिला के हम लोग टोटल लॉस या टोटल डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर बताते हैं, जो कि मिला जुला के हो रहा है 1,50,000। अब हम लोगों ने लास्ट दिन ही पढ़ा था कि कैसे करके डिस्काउंट के लॉस को राइट ऑफ किया जाता है। इसका हम लोगों ने 2 रूल्स पढ़ा था, ये देखो, एक है लोन जितना आउटस्टैंडिंग रहेगा उसके रेशियो में, या फिर अगर हम लोग को एक लॉन्ग टर्म पेमेंट का बात बता रहा है कि 5 साल बाद पेमेंट करेंगे, तो हम लोग उसे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, या फिर उसका भी रेशियो करोगे तो सेम आंसर आएगा। यही चीज हम लोगों ने एलाबोरेट करके देखा था। अब यहाँ पर देखो जो डिस्काउंट हुआ है टोटल, सॉरी जो डिस्काउंट हुआ है टोटल, वो टोटल 1,50,000 का हुआ है। अब इसका कितना राइट ऑफ होगा, क्योंकि लोन का रीपेमेंट तो 5 साल बाद है, ठीक है। तो हम लोग हर बार हम लोग का लोन कितना रह रहा है 5 साल में, ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी हम लोग का लोन आउटस्टैंडिंग 10 लाख, एक साल ये नेक्स्ट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग 10 लाख, उसके बाद भी 10 लाख, उसके बाद भी 10 लाख, उसके बाद भी 10 लाख, क्योंकि बीच में हम लोग कुछ रीपेमेंट नहीं कर रहे प्रिंसिपल अमाउंट का, बस इंटरेस्ट भरते जा रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट भरते जा रहे हैं। तो डिवेंचर इशू करते हुए जो लॉस हुआ और इसको प्रीमियम में जब रीपे करेंगे उसका जो लॉस है, ये दोनों लॉस का टोटल हो रहा है 1,50,000। इसको भी हमें पूरे ईयर के अंदर राइट ऑफ करके दिखाना है। तो कितना करके करें, अब हर साल 10-10 लाख का जो है इंटरेस्ट लोन हमारा आउटस्टैंडिंग रह रहा है, तो आउटस्टैंडिंग रेशियो क्या है लोन का, जो हम लोगों ने सीखा था जैसे लास्ट दिन करना चाहिए, तो 5 बार 10 लाख है तो 1:1:1। हम ये अपने मन से नहीं बोल रहे, ये तो हमारा रूल्स है ना, उस हिसाब से कर रहे हैं। तो जैसे कंपनीज एक्ट में बताया गया कि इस तरह से राइट ऑफ करना है, तो इसीलिए इस तरह से कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग लोन के रेशियो के अमाउंट से करना है। तो ये हो गया 1/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30,000। तो फर्स्ट ईयर में कितना लॉस राइट ऑफ होगा 30,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर में फिर से 30 करके 5 साल में 1,50,000 राइट ऑफ हो जाएगा। तो इसका भी हमें एंट्री यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं। अब राइट ऑफ होगा तो डिस्काउंट का अमाउंट या लॉस का अमाउंट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। राइट ऑफ होगा तो उतना अमाउंट कम हो जाएगा, कितना राइट ऑफ होगा 30,000, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर दिखा देते हैं कैसे करके, टोटल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1,50,000, ठीक है। अब इसको राइट ऑफ करना है हमें आउटस्टैंडिंग रेशियो पे, तो 1,50,000 लोन हर बार ही 10 लाख का आउटस्टैंडिंग था, तो 1/5 10 लाख करके 5 बार, तो 1:1:1 तो 1/5 हो गया, तो यहाँ पर 30,000, ठीक है। अच्छा अब इसका नरेशन क्या होगा, नरेशन होगा बीइंग प्रोपोर्शनेट डिवेंचर डिस्काउंट
and premium on redemption रिटर्न ऑफ। ठीक है, ये मैंने रिटर्न ऑफ लिखा है, तुम लोग पूरा लिखो। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमें राइट ऑफ करना है, किस चीज का, डिवेंचर का डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये देखो, इसमें से 1 लाख था डिवेंचर का डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना था, 50,000, टोटल 1,50,000। इसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट मतलब इस साल का 1/5, फिर दूसरे साल का 1/5, प्रोपोर्शनेट, तो उतना हमें राइट ऑफ करना है। तो यहाँ पर देखो वही चीज मैंने लिखा। ठीक है, तो ये देखो, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। चैप्टर हम लोग का कंप्लीट। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी है नॉलेज के लिए और कुछ क्वेश्चंस भी है। तो पहले यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, देखते हैं। देखो, डिवेंचर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। बोलो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। डिवेंचर होल्डर क्या होंगे, ओनर होंगे या नहीं होंगे। डिवेंचर होल्डर आर द, ये तो तुम लोग लॉ में भी पढ़ते हो, डिवेंचर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, और मैंने भी करवाया। बोलो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, बोलो। False, ma'am. मैम ये तो फॉल्स होगा। परपिचुअल डिवेंचर आर पेएबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अगर कोई डिवेंचर परपिचुअल है तो फिर उसका पेएबल मतलब क्या होता है, जब रीपेमेंट होगा। रीपेमेंट कब होगा, लिक्विडेट मतलब कंपनी जब बंद होगी तभी उनका रीपेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या ये बात सही है? जब टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ाया तब तो मैंने सारा चीज पढ़ाया ना। परपिचुअल डिवेंचर का मैम। मतलब, हाँ ये ट्रू है। परपिचुअल डिवेंचर का मतलब होता है जो डिवेंचर का रिडेम्पशन कब होगा उसका कोई पता नहीं, मतलब इनफाइनाइट टाइम। तो लेकिन हाँ, एक बार हो सकता है, अगर कंपनी ही बंद हो रही है तो उनको ये पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो कभी ऐसा टाइम नहीं कि 5 साल में 10 साल में। परपिचुअल का मतलब ही होता है जो चलता जाता है। रजिस्टर्ड डिवेंचर आर ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी। रजिस्टर्ड मतलब जिस डिवेंचर का इशू होने पे डिवेंचर होल्डर का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कितने डिवेंचर लिए गए, कब लिए गए, सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब रजिस्टर में जिनका नाम बुक किया जाता है, ऐसे डिवेंचर को रजिस्टर्ड डिवेंचर बोला जाता है। ये इजीली ट्रांसफर होंगे। डिलीवरी मतलब होता है इजीली ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर बाय डिलीवरी। तो क्या ये पॉसिबल है, रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या इजीली ट्रांसफर होगा? अगर हम लोग कहीं पर भी, हमारा कुछ रजिस्टर्ड चीज है, ठीक है, जहां पर हमारा नाम वाम सब लिखा हुआ है, तो उसको जब हम लोग किसी को बेचते हैं तो क्या वो इजीली होता है? हमें तो उसके पीछे क्या करना पड़ेगा वो, हाँ बेच सकते हैं लेकिन बहुत सारा लॉफुल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये इजीली मतलब डिलीवरी के थ्रू से हो जाएगा, ये नहीं बोल सकते, ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये देखो, ये जब हम लोग टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़े तब देखो ना, मैंने सारा चीज तो यहाँ पर दिखा है, थोड़ा सा याद रखने से तब बोल पाओ। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी भी पढ़ाया था, जो कि तुम लोग पढ़ते भी हो कंपनी लॉ में, फिर भी मैंने पढ़ा दिया था। ये देखो, यहाँ पर तो स्टार्टिंग में हम लोग पहले क्लास में इसका सिर्फ थ्योरी थ्योरी ही पढ़ रहे थे, पूरा चीज मैंने डिटेल्स में। ये देखो, सिक्योरिटी के हिसाब से, कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से, परमानेंस, नेगोशिएबिलिटी, प्रायोरिटी, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर रजिस्टर्ड डिवेंचर था। ये देखो रजिस्टर्ड डिवेंचर, तो यहाँ पर क्या बोला था, रजिस्टर्ड होल्डर जिसका नाम, एड्रेस, पर्टिकुलर होल्डिंग, होल्डिंग क्या है, ये सारा चीज इनका डिटेल्स में रहेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है दे आर नॉट इजीली ट्रांसफरेबल। ये सब मैंने पढ़ाते पढ़ाते भी बोला था, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तुम लोग का लॉ में भी काम आएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, फिर क्या बोल रहा है, when companies issue their own debenture as collateral securities for a loan। कंपनी अगर अपना डिवेंचर सिक्योरिटी के तौर पे मतलब मॉर्गेज रखती है, सेकेंडरी मॉर्गेज मतलब पहले से तो कुछ मॉर्गेज रखा ही है, सिक्योरिटी रखा ही है लोन जब लिया है, लेकिन अब बैंक को क्या बोल रही है, आप ये डिवेंचर को
हम आपको दे रहे हैं, आप इसे सिक्योरिटी के तौर पे रखो, अगर हम लोन देने में रीपे करने में फेलियर हो जाते हैं तो आप मेरी कंपनी के डिवेंचर होल्डर तब होगे और हम आपको इंटरेस्ट देंगे। उसके पहले ये जस्ट सिक्योरिटी के तौर पे, इस पे मैंने बहुत सारा बात बोला है। जैसे अगर हम लोग कभी मॉर्गेज रख के लोन देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे प्लांट मशीनरी, तो अभी ऐसा नहीं है कि बैंक का हो गया वो प्लांट मशीनरी, कभी नहीं, ठीक है। हम लोग उसे यूज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तब वो सिक्योरिटी को बेच के बैंक अपना रिकवरी करता है। तब तक ओनरशिप सिर्फ हमारा नहीं रहता है, बैंक से बिना पूछे हम लोग वो उसको कुछ नहीं कर सकते, बस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे अगर किसी कंपनी ने अपना डिवेंचर इशू कर रखा है, द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन एंड नॉट ऑन द डिवेंचर। तो यहाँ पर बोल रहा है जो होल्डर है इस तरह का डिवेंचर का, मान लो बैंक से ही लोन लिया है और एक सिक्योरिटी बैंक के पास रखा है, दूसरी सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को डिवेंचर दे रखा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, इसी पे पूरा पॉइंट भी था, द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन। तो बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा जो लोन उसने कंपनी को दिया है, लेकिन उस डिवेंचर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली हमें पता है डिवेंचर भी लोन होता है। तो कंपनी अगर डिवेंचर इशू कर रही है बैंक को, तो क्या बैंक को तुरंत उस पर इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। कब मिलेगा? जब ये फेलियर हो जाएगी तब वो सिक्योरिटी एक्टिवेट होता है। कुछ भी सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने से वो तब एक्टिवेट होगा जब हम लोग कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाते। तो ये क्या ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। बोलो बोलो, ट्रू होगा कि फॉल्स? ट्रू मैम। ट्रू, ट्रू होगा। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये सस्पेंस अकाउंट कोलैटरल सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है। कोलैटरल सिक्योरिटी जब डिवेंचर को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज इशू किया जाता है उसका दो मेथड था, ठीक है। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर सारा चीज किया हुआ है, तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो मुझे नहीं पता। देखो ये देखो यहाँ पर नहीं पढ़ोगे तो याद कैसे रहेगा। ये देखो यहाँ पर हम लोग का मेथड 1 मेथड 2, ठीक है, किस तरह से होता है ये सारा चीज हम लोगों ने क्या है वो, ये देखो यहाँ पर मेथड 2, पहले मेथड 1 पढ़ा था। मेथड 1 के हिसाब से कोई भी एंट्री करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे डिस्क्लोज कर दो। मेथड 2 के हिसाब से हम लोग डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू 14% मॉर्गेज डिवेंचर लिखते हैं यहाँ से, मतलब जितना कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पर डिवेंचर इशू हुआ। अब डिवेंचर सस्पेंस को कहाँ दिखाया जाता है वो भी नोट्स में लिखा हुआ था, और हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन किया था यहाँ पर भी हम लोगों ने दिखाया। ये देखो डिवेंचर सस्पेंस कहाँ जाएगा, डिवेंचर सस्पेंस नॉन करंट एसेट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिवेंचर सस्पेंस अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी। अब नॉन करंट एसेट है मतलब एसेट साइड में आएगा ना, लायबिलिटी साइड में नहीं आता है, ठीक है। तो ये 5th नंबर वाला फॉल्स हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ ए कंपनी इनकर लॉस, अगर कंपनी को लॉस होता है देन इट डज नॉट पे इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर। ये तो मैंने आज भी बताया कि इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट पीएल है, लॉस हो प्रॉफिट हो हमें पे करना पड़ेगा। तो क्या 6th नंबर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये तो मैंने आज भी बोला, स्टार्टिंग से भी बोल रहे हैं, आज भी बोला। बोलो इसका आंसर क्या हो 6th नंबर का। अगर किसी कंपनी का लॉस हो रहा है तो क्या उसे लोन पे मतलब डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा? बोलो। नहीं देना तो पड़ेगा ना, ये तो आज भी बोला फॉल्स। ऐसा थोड़ी है कि बैंक से लोन ले लिया, सोचो ना, बैंक से लोन लिया, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हम लोन का इंटरेस्ट नहीं देंगे, नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। बैंक आके क्या करेगा, अगर कुछ मॉर्गेज रखा हुआ है बेच देगा, बेच के अपना रिकवरी करेगा, और नहीं दिया हुआ है तो फिर उसका जो है पर्सनल एस्टेट वगैरह बेच देगा। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिवेंचर होल्डर पेड ऑफ आफ्टर द शेयर होल्डर। बोल रहे हैं जब कंपनी बंद हो जाता है तो डिवेंचर होल्डर को शेयर होल्डर के बाद पेमेंट किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स। क्योंकि जब ये लोग लाइन पे लगेंगे ना, मतलब अपना जो अमाउंट रिकवरी है वो लेने के लिए, तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को ही मिलता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, उसके बाद कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को, बिकॉज दे आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। कन्वर्टेबल डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, ट्रू, क्योंकि जब हम लोगों ने शेयर्स सॉरी डिवेंचर्स का टाइप पढ़ा था, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल ये भी पढ़ा था, ठीक है। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है वो इक्विटी शेयर में फ्यूचर में रिडेम्पशन के टाइम पे कन्वर्ट किया जा सकता है। रिडीमेबल डिवेंचर आर नॉट पेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। अगर कोई डिवेंचर रिडीमेबल है मतलब उसका रिडेम्पशन का एक टाइम है, 5 साल 6 साल जैसा भी है, 8 साल, ठीक है। तो बोल रहे हैं ये कंपनी
के लाइफ टाइम में, मतलब कंपनी जब तक जिंदा रहेगी, अब मर जाने का मतलब लिक्विडेट हो जाना, ठीक है। तो कंपनी जब तक जिंदा रहेगी तब तक रिडीमेबल डिवेंचर अगर कंपनी ने इशू कर रखा है तो उसे पे नहीं करना पड़ेगा, ये भी गलत बात है। रिडीमेबल डिवेंचर है मतलब उसका एक टाइम पीरियड जरूर है कि कितने साल बाद रिडीम होगा। इररिडीमेबल होने से ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन इररिडीमेबल डिवेंचर इशू करना अभी परमिसिबल नहीं है, वो भी मैंने यहाँ पर पढ़ के दिखाया था, तुम लोग का लिखा हुआ है, ठीक है, इस नोट में। डिवेंचर कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हाँ कर सकते हैं हम लोग, डिवेंचर इशू कर सकते हैं कैश के जगह, किसी और रीजन से हम लोग डिवेंचर इशू कर सकते हैं, सच एज परचेसिंग लैंड, मशीन एटसेट्रा। अगर क्रेडिटर मतलब जो बेच रहा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग उसे पैसा देने की जगह अपनी कंपनी का डिवेंचर इशू कर सकते हैं, उससे जो है लैंड, मशीन, कुछ भी फिक्स्ड एसेट वगैरह परचेस कर सकते हैं। तो ये हम लोग का ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये भी देखो सारा चीज लोगों ने पढ़ा है, बस तुम लोगों को ध्यान से आंसर ही देना है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, अब देखो एमसीक्यूज। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज अ नॉमिनल अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये देखो आज ही कर रहे थे हम लोग, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आज वाले क्वेश्चन में भी आया ना, ये देखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का मतलब है फ्यूचर का लॉस को आज रिकॉर्ड करना, अगर फ्यूचर में मुझे प्रीमियम पे रिडीम करना है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट ये बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेगा, एज अ नॉमिनल अकाउंट क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, ये एक नॉमिनल अकाउंट क्योंकि ये इनकम है, एक पर्सनल अकाउंट ये पूछ रहा है। तो ये पहला बात है, नॉमिनल अकाउंट तो होगा नहीं क्योंकि ये लाइबिलिटी बन रहा है, ठीक है, ये लाइबिलिटी बन रहा है। तो ये पहला बात है, ना तो कोई एक्सपेंस है ना तो कोई इनकम है, ये लाइबिलिटी है। तो ये नॉमिनल अकाउंट एज ए एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट एज ए इनकम नहीं होगा, ये एक पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, लाइबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो, मतलब पर्सनल अकाउंट इसीलिए क्योंकि किसी ना किसी डिवेंचर होल्डर को तो हम लोग ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे ना, पर रिडेम्पशन पे 5 रुपए करके ज्यादा, जैसे अगर 5% है तो इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट है। फिर बोल रहे हैं डिवेंचर इंटरेस्ट, ये कैसे दिया जाता है, ये तो आज ही हम लोगों ने पढ़ा। देखो डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल बिफोर द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड ऑन शेयर एक्यूमुलेट इन केस ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, is payable after the payment of preference dividend but before the payment of equity dividend। तो ये हमें आंसर देने के लिए बोला जा रहा है, बोल रहा है कि डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल बिफोर द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड और शेयर। अभी तो बताया सबसे पहले किसे दिया जाता है, जैसे तुम लोग देखते हो ना ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सबसे पहले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स दे देने के बाद जो बचेगा उससे हमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, फिर जो बचेगा वो अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होता है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल बिफोर द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड ऑन शेयर, ये करेक्ट आंसर है। बाकी तो क्यों नहीं बोल रहा है एक्यूमुलेट्स इन केस ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ तो हम लोग बोलेंगे बाद में देंगे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, हमारा लॉस हो या प्रॉफिट हो हमें पे करना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इज पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो सबसे पहले जाता है, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी शेयर। ठीक लिक्विडेट के टाइम पे भी यही सीक्वेंस फॉलो होता है, अगर कंपनी बंद हो जा रही है पहला अधिकार डिवेंचर होल्डर का है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर का। अच्छा अब ये हो गया 2 का आंसर हम लोग का, इसका मतलब ए हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर में बोल रहा है एफ लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम जी कंपनी फॉर ए बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख, द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, द डिवेंचर अकाउंट वाज क्रेडिटेड। क्या बोल रहा है, कंपनी ने मशीन परचेज किया है, ठीक है, तो एंट्री क्या होगा ये देखो हम करके दिखाते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, जिसका बुक वैल्यू है 4 लाख, मशीन अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा अब यहाँ पर अगर हम लोग पैसा देते हैं टू बैंक होगा, उधार में लेते टू क्रेडिटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है इन्होंने इसके बदले डिवेंचर इशू किया है तो टू 10% डिवेंचर होगा, ठीक है। क्यों, देखो जैसे हम लोग डिवेंचर इशू करने से क्या लिखते हैं, बैंक टू 10% डिवेंचर। अब यहाँ डिवेंचर इशू करके पैसा नहीं मिल रहा है, डिवेंचर इशू करके मशीन मिल रहा है, ठीक है, तो एंट्री ऐसा होगा, मशीन 4 लाख का है। अब हम लोग को ये पता करना है कि डिवेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, ये पता करना है, ठीक है। और डिवेंचर कैसा इशू किया गया है, बोल रहा है कि यहाँ पर कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू तो 100 है लेकिन इस
इसको प्रीमियम पे इशू किया गया है, मतलब एक डिवेंचर का वैल्यू 125 हो गया। 25% मतलब नॉमिनल वैल्यू पे 25% ना, तो 25% मतलब 25 रुपीज। तो डिवेंचर का ये जो है इशू प्राइस, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू मतलब जो होना चाहिए। अब बहुत सारे रीजन से क्या होता है, डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू हो सकता है, तो इशू प्राइस बोला जाता है। इशू प्राइस हो गया 125। इसका मतलब अभी 125 रुपीज हम लोग एक डिवेंचर का वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब एक डिवेंचर का वैल्यू, अगर हम लोग डिवेंचर इशू करके 4 लाख का चीज लेना चाहते हैं, कंसेप्ट समझो। यहाँ पर एक डिवेंचर का वैल्यू जो है वो 125 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो 125 रुपए किसी को नहीं दे के हम लोग एक डिवेंचर दे सकते हैं, अगर वो एग्री होता है। तो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं 125 रुपए एक डिवेंचर के बराबर है। कोई अगर मुझे बोल रहा है कि मुझे डिवेंचर एक दे दो, तो इसका मतलब अगर मुझे किसी को 125 रुपए देना है तो हम उसे एक डिवेंचर दे सकते हैं, इक्विवेलेंट हो रहा है। 3,20,000 है 3 लाख, ठीक है, 3,20,000 आंसर होगा। अच्छा अब देखो 1 रुपए अगर हमें देना है तो हम लोग ऐसे इतना डिवेंचर देंगे 1/125। तो अगर मुझे किसी को 4 लाख देना है, क्यों 4 लाख देना है, 4 लाख का चीज खरीदा है ना उससे, तो 4 लाख देना है। लेकिन 4 लाख पैसे में नहीं देंगे, बोल रहे डिवेंचर दे देंगे, ठीक है। तो भाई कितने का डिवेंचर का वैल्यू बनता है, 125 इंटू 4 लाख, ठीक है। तो चेक करके देखते हैं, 4 लाख डिवाइडेड बाई 125, तो ये हो गया 4 लाख, हाँ ठीक ही बात है। 4 लाख डिवाइडेड बाई 125, ये हम लोग का हो गया 3,200। ये क्या हुआ 3,200, ये क्या हो गया नंबर ऑफ डिवेंचर। मैंने इधर क्या लिखा था 125 इक्वल टू 1 डिवेंचर, तो 3,200 इज द नंबर ऑफ डिवेंचर। तो हम लोग ये जिनसे हम लोगों ने जी कंपनी, जिनसे हम लोगों ने मशीन खरीदा है, उनको हम लोगों ने 3,200 डिवेंचर देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक एक डिवेंचर का वैल्यू कितना है 125 करके, लेकिन जब डिवेंचर प्रीमियम पे इशू होगा तो उसका एंट्री कैसे होगा, टू 10% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन इशू, ठीक है, टू प्रीमियम या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो प्रीमियम में कितना जाएगा 25, तो 3,200 इंटू 100 ये हम लोग का नॉमिनल वैल्यू आएगा, और 3,200 इंटू 25 ये हम लोग का प्रीमियम वैल्यू आएगा। प्रीमियम 25 है ना, तो 3,200 इंटू 100 करोगे तो 3,20,000। हम लोग का आंसर यहाँ पर ही हो गया। हम लोग को पूछा है डिवेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होता है, डिवेंचर का अकाउंट या शेयर करके आ रहे हैं हम लोग, वहां पर भी हर बार इक्विटी शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू से क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, जो भी हो। और यहाँ पर हमेशा क्या होता है, डिवेंचर का अमाउंट हमेशा नॉमिनल वैल्यू से होता है। नॉमिनल वैल्यू क्या है 100, तो प्रीमियम यहाँ पर आएगा 3,200 इंटू 25, प्रीमियम अमाउंट 80,000, ठीक है। प्रीमियम अमाउंट 80,000 बन गया, टोटल 4 लाख। तो 4 लाख दे रहे हैं जी कंपनी को, और उनको ये कैसे पे कर रहे हैं हम लोग, थ्रू डिवेंचर। अब डिवेंचर कितना सारा इशू करना पड़ेगा, जस्ट ये लॉजिक लगाओ, पता चल जाएगा कि एक डिवेंचर देने का मतलब है 125 रुपए देना है तो एक डिवेंचर देना पड़ेगा। तो अगर किसी को 4 लाख देना है तो 3,200 डिवेंचर देना पड़ेगा। तो 3,200 डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू 100 के हिसाब से कितना, बाकी बचा हुआ प्रीमियम, ये हो गया। अच्छा 4th नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर का मतलब है जिसके पास है, जिसके पास है वही होल्डर, उसी को सारे राइट्स मिल जाते हैं। तो कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नहीं है बोल रहा है, नॉट नॉट, ठीक है। दे आर ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देयर ट्रांसफर रिक्वायर्स अ डीड ऑफ ट्रांसफर, दे आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, ठीक है। तो अगर कोई बियरर डिवेंचर है ना, वो मतलब बियरर का मतलब हो जाता है नेकेड, मतलब उसमें कुछ रजिस्टर्ड वगैरह था नहीं। बियरर मतलब जिसके पास है उसी का, तो इसका ट्रांसफर करने के लिए कोई डीड वगैरह का कभी जरूरत नहीं होता है, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। बाकी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और ये इजीली ट्रांसफर हो सकता है, मेयर डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी के थ्रू से ही ये ट्रांसफर हो सकता है। इसके लिए कुछ डीड वगैरह का जरूरत है नहीं, क्योंकि ये कैसा डिवेंचर है, ये है हम लोग का बियरर डिवेंचर, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसी तरह से डिफाइन भी किया गया था, ये देखो बियरर डिवेंचर को कैसे डिफाइन किया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखो हम लोग जब बियरर डिवेंचर पढ़े थे, तो यहाँ पर this debenture are transfer, mere transfer by delivery, these are negotiable instrument payable to the bearer, no kind of record is kept by the company in respect of the holder of such debenture, therefore the interest on it's paid on the holder, जिसके पास रहेगा उसी को मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट रजिस्टर्ड का उल्टा होता है। अच्छा इसके बाद कौन सा वाला पॉइंट किया हम लोगों ने,
फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर देखो, when debenture are issued as collateral securities, the final entry for recording the collateral securities in the books। अगर हम लोग एंट्री करें, दो मेथड है, एक एंट्री करो, एक एंट्री मत करो। अगर एंट्री करते हैं तो उसमें क्या होता है एंट्री, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% ऑफ डिवेंचर। अब यहाँ पूछा क्या है कि रिकॉर्डिंग द कोलैटरल डिवेंचर इन द बुक्स इज क्रेडिट डिवेंचर अकाउंट, डेबिट कैश अकाउंट। नहीं, कैश कहाँ से आएगा, ये तो सिक्योरिटी के तौर पे इशू कर रहे हैं। डेबिट डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट, नहीं, पैसा आएगा भी नहीं, पैसा जाएगा भी नहीं। जब हम लोग कुछ मॉर्गेज रखते हैं तो वो कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उसका एंट्री होना ही नहीं चाहिए। फिर भी एक सस्पेंस अकाउंट बना के एंट्री मेथड 2 में बोला गया, इसीलिए मेथड 1 को ज्यादा लॉजिकल बोला गया था। डेबिट डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट एंड क्रेडिट डिवेंचर अकाउंट, करेक्ट यही वाला होगा। और अभी थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे तुम लोगों को, ये देखो हम लोगों ने जो किया था लास्ट क्लास में, ये यही वाला एंट्री था, डिवेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर का सी। 6th नंबर का देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 6th नंबर में when debenture are redeemable at different dates, ठीक है, अलग अलग डेट पे अगर डिवेंचर रिडीम हो रहा है, the total amount of discount on issue of debenture should be written off every year by applying the sum of years digit method, every year by applying the straight line method to profit and loss account in full in the year of the final or last redemption। ये तो पूरा ही गलत है, बोल रहा है कि पूरा का पूरा जो डिस्काउंट का लॉस है वो हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन रिडीम होगा, जैसे मान लो 5 साल बाद होगा, तो 5 साल के एंड में हम लोग पूरा का पूरा वो पीएल में चार्ज कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी अभी हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन किया, लास्ट दिन भी हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन किया था। हमेशा आउटस्टैंडिंग लोन का जो रेशियो रहेगा, ये देखो अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट पे होता है, ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट डेट पे रिपेमेंट हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया था, जो आउटस्टैंडिंग रेशियो बन रहा था डिवेंचर का, उस पे हम लोग राइट ऑफ कर रहे थे, वही पॉइंट का आंसर हमें देना है। तो सी पॉइंट तो पूरा गलत है। अच्छा, बी क्या बोल रहे हैं, एवरी ईयर बाय अप्लाइंग स्ट्रेट लाइन मेथड, नहीं स्ट्रेट लाइन मेथड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हर बार लोन का अमाउंट का रीपेमेंट क्या एक जैसा होगा, जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखो, एक जैसा होने से भी हम लोग का आउटस्टैंडिंग तो कम हो जा रहा है, हर बार 4 लाख करके ही रिडीम हो रहा था, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेशियो बदल जाएगा ना, 20 लाख में 4 लाख जाएगा तो 16 बचेगा, 16 से 4 जाएगा 12 बचेगा। इस तरह से जो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेशियोज बन रहा है, ये अगर अलग अलग आ रहा है तो हम लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे होगा, क्योंकि रीपेमेंट का देखो ये सॉरी पीएल में चार्ज का अमाउंट अलग अलग होगा, कभी 40 कभी 32, यहाँ पर एक जैसा हो सकता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह। ये तब होगा अगर डिफरेंट डेट पे पेमेंट नहीं हो रहा है, पूरा 5 साल में ही पेमेंट होगा, तब बीच में अगर कुछ रिपेमेंट ही नहीं होगा तो सारा रेशियो एक ही जैसा दिखेगा। बात समझो, अगर हम लोगों का यहाँ 100 लाख का जो लोन था, ये अगर पूरे 5 साल बाद रिडीम होगा तो आउटस्टैंडिंग रेशियो में कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन हमेशा वही दिखेगा जो हम लोगों ने लोन लिया था, लोन टेकन जो है वही लास्ट में जाके लोन रिडीम होगा। लेकिन अगर मिडिल में लोन रीपे हो रहा है, जो कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन था, तो इसका मतलब हम लोग का आउटस्टैंडिंग रेशियो अलग अलग बनेगा। तो उस केस में हम लोगों का स्ट्रेट लाइन तो अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिडीमेबल एट डिफरेंट डेट्स बता ही दिया है। तो फिर इसका मतलब आंसर क्या होगा, 6 का आंसर ए होगा, एवरी ईयर बाय अप्लाइंग द सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, ये जो मेथड है ना, इसे हम लोग बोलते हैं सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड, ये सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 6 नंबर भी कंप्लीट। अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है यहाँ पर, ये भी कर लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कंट्री क्राफ्ट लिमिटेड इशूड 1 लाख 8% debenture of 100 each at a premium of 5% payable full on application and redeemable at a premium of 10. Pass necessary journal entries at the time of issue। ठीक है, हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला, कुछ नहीं बोला, नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसी का हम लोग कर लेते हैं पहला। यहाँ पर बोल रहा है कंट्री क्राफ्ट्स, ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट।
पहले बोल रहा है कि डिवेंचर इशू किया गया, डेट कुछ नहीं दिया है तो डेट कॉलम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर डिवेंचर इशू किया गया है 8%, 100 इच मतलब नॉमिनल वैल्यू, 5% एट प्रीमियम और 5% पेबल फुल्ली ऑन एप्लीकेशन, मतलब पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही दे देना है। एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे होगा 10 रुपए पे। ठीक है, तो इशू डेट पे 2 एंट्री होगा। तो पहला एंट्री हो जाएगा, डिवेंचर इशू करने से पैसा मिलेगा, लोन है ना, तो बैंक टू लोन की तरह, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले डिवेंचर एप्लीकेशन बोल के लिख देंगे क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन लैंग्वेज यूज किया है, तो इसका नेट एंट्री नहीं करके हम लोग 2 पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे शेयर का पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट होता है, तो एप्लीकेशन में कितना मिल रहा है 1 लाख इंटू कितना हो जाएगा 100 और प्रीमियम 5%, मतलब पूरा पैसा 100 रुपीज तो लेंगे ही, प्लस 5% प्रीमियम भी लेंगे एप्लीकेशन, मतलब 105। ठीक है, 105 इंटू 1 लाख, 1 लाख डिवेंचर इशू किया गया है, तो 1 लाख इंटू 105, तो यहाँ पर 1 लाख इंटू 105, तो ये कितना हो जाएगा 105 लाख, 105 लाख, तो 105 लाख being application money receipt, being application money receipt। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट में, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना है 10 लाख, ये शायद मैंने 1 0 कम लिखा है, 10 लाख नहीं 105 लाख, गलत हो जाएगा, 105 लाख टू, डिवेंचर कितना है 2 है 8% डिवेंचर, और जैसे कि मैंने बोला डिवेंचर का हमेशा नॉमिनल वैल्यू से रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो 1 लाख डिवेंचर इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100 लाख। बाकी क्या है प्रीमियम का, तो प्रीमियम को कैसे लिखेंगे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, जैसे शेयर में लिखते हैं 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, ये क्या कितना होगा 1 लाख पे प्रीमियम 5 रुपए का, यानी 5 लाख। बी एप्लीकेशन मनी, being application money transfer to डिवेंचर अकाउंट, ये बन गया। अच्छा, इसके साथ हम लोग को इशू डेट पे और एक एंट्री करना पड़ेगा, ये दोनों के अलावा जो लॉस होगा प्रीमियम पे रिडेम्पशन प्रीमियम के वजह से, उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो उसका एंट्री कैसे लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा, ये कितना करके देना है, यहाँ पर बताया होगा देख लो 10 रुपए करके, तो 1 लाख डिवेंचर पे 10 रुपए करके, यानी 10 लाख। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग लायबिलिटी रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये कोई नया चीज नहीं था, ये हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ पर जस्ट हम लोग का एक बार फिर से प्रैक्टिस हो गया और कुछ नहीं। अच्छा, ये पहला वाला बन गया। सेकंड देखो यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेनल केमिकल लिमिटेड इशू 20 लाख, अब ये नंबर है रुपीज का साइन नहीं है, तो 10% डिवेंचर ऑफ 50 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो 50 है, अभी नॉमिनल वैल्यू 50 है, बताया 50 तो 50, नॉर्मली कुछ नहीं बताता है तो 100 कंसीडर करो, प्रीमियम 10% पे, पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो 50 रुपीज इसका नॉमिनल वैल्यू है, इस पे प्रीमियम 10% लगेगा, तो 50 का 10% जितना होगा उतना ही हमारा प्रीमियम अमाउंट होगा ना, तो 50 का 10% कितना होगा 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 5 रुपीज। ठीक है, ये 5 रुपीज मतलब 55 हो गया। अब पेबल कैसे 20 एप्लीकेशन पे देना पड़ेगा, इसमें से 20 एप्लीकेशन पे दो, ठीक है, बाकी बचा 35, वो हमें अलॉटमेंट के टाइम पे देना है। अब यहाँ बोला नहीं है कि प्रीमियम किसके साथ देना है, एप्लीकेशन के साथ देना है कि अलॉटमेंट के साथ देना है, यहाँ तो नहीं बोला, आगे पढ़ के देखते हैं। डिवेंचर और रिडीमेबल एट पार
आफ्टर 6 years, मतलब डिवेंचर का प्रीमियम पे रिडेम्पशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इशू डेट पे हमारा सिर्फ इशू वाला एंट्री ही होगा, एडिशनल जो लॉस का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के लॉस का लाइबिलिटी के तौर पे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसका जरूरत नहीं होगा, ठीक है। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड अप, अलॉटमेंट का जो भी पैसा है वो कॉल्ड अप किया गया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, एंड रिसीव्ड भी हुआ है। तो एप्लीकेशन का पैसा मिला होगा, उसके बाद ही ना अलॉटमेंट का कॉल किया गया है और वो भी पैसा मिल चुका है। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट मनी, अच्छा बताया है नीचे, प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में लिया गया है, मतलब ये एप्लीकेशन में प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है। तो ये 35 में कितना प्रीमियम इंक्लूडेड है, 5 प्रीमियम का है, 30 नॉमिनल वैल्यू का है, ठीक है। ये इस बेसिस पे हमें एंट्री करना पड़ेगा, तो सिर्फ इशू का ही एंट्री होगा। और तो यहाँ पर हमें बोला नहीं कुछ 6 साल बाद रिडेम्पशन होगा, और रिडेम्पशन जो है पार वैल्यू पे होगा, तो फिर हम लोग का इशू डेट पे सिर्फ इशू रिलेटेड एंट्री। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन द बुक्स ऑफ कोएनल केमिकल लिमिटेड, अच्छा यहाँ पर लिखेंगे पहला एंट्री, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी। हम यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, तुम लोग को पता है जर्नल एंट्री कैसे लिखा जाता है, जिनको प्रेजेंटेशन करना है वो सही तरीके से करो, इस तरह से करके नहीं आना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन सही करो। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अब कितना पैसा मिल रहा है चेक करते हैं। कितना डिवेंचर इशू किया गया है, 20 लाख, तो 20 लाख डिवेंचर इशू किया गया है। और एप्लीकेशन पे कितना मिलने वाला है, 20 रुपीज करके, तो 20 इंटू 20 लाख, तो ये हो गया 20 इंटू 20 लाख, मतलब 400 लाख, 400 और लाख, 400 और यहाँ पर। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा, एप्लीकेशन का पैसा हम लोग डिवेंचर में ट्रांसफर कर देंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 400 लाख टू 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर। अच्छा, ये भी 400 लाख, ये हम लोग अब क्या कर रहे हैं, डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर रिसीव भी कर लिया, ट्रांसफर भी कर लिया। अब अलॉटमेंट का पहले ड्यू एंट्री फिर रिसीव एंट्री, जैसे शेयर में करते थे और डिवेंचर में भी हम लोगों ने पहले किया है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट पहले ड्यू हो रहा है, तो अलॉटमेंट का पैसा मांगा जा रहा है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कंपनी सोच रही है कि मुझे अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, तो देखो अलॉटमेंट 20 लाख पे करना है, 20 लाख डिवेंचर होल्डर्स को अलॉटमेंट देना है, उनसे कितना करके मिलेगा अभी मैंने यहाँ पर करके दिखाया था। देखो ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना के दिखा देते ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। ये नॉमिनल वैल्यू है डिवेंचर का 100, ठीक है, विद प्रीमियम, प्रीमियम अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रीमियम अमाउंट 100, सॉरी ये 50, और प्रीमियम 5 रुपीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रीमियम 5 रुपीज लिख दिया, 5% बताया था ना, तो ये नॉमिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है, तो 55, ठीक है, प्रीमियम वैल्यू। अब इसका कैसे हमें रिसीव करना है पेमेंट, एप्लीकेशन पे लेना है 20 रुपीज, ठीक है, और अलॉटमेंट पे बाकी पैसा लेना है, तो अलॉटमेंट में कितना लेंगे 35। अब 35 का बाइफर्केशन कैसे होगा, यहाँ पर 5 रुपीज प्रीमियम का, और यहाँ पर बचा 30 रुपीज, ये नॉमिनल वैल्यू मतलब डिवेंचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ये भी नॉमिनल वैल्यू जो प्रीमियम के अलग है, मतलब नॉमिनल वैल्यू बन गया ना, 20 और 30 मिला के 50, प्रीमियम 5 रुपीज, प्रीमियम अलॉटमेंट में लिया गया, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं बताता है तो भी अलॉटमेंट ही मानना चाहिए, ठीक है। अगर एप्लीकेशन बोलेगा तो एप्लीकेशन में दिखा, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब कितना पैसा हमें मिलना चाहिए, पैसा तो हमें अलॉटमेंट में पूरा का पूरा 35 ही मिलना चाहिए, ठीक है। पैसा कितना मिलना चाहिए 35, और 35 इंटू 20 70 हो जाएगा, तो 70 और यहाँ पर 700 लाख, ठीक है, 700 लाख टू 10%
डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, तो यहाँ पर 20 लाख डिवेंचर होल्डर का हम लोग नॉमिनल वैल्यू अलॉटमेंट पे कितना लेंगे, ये रहा 30 रुपीज। देखो ऐसे कर लेने से इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 600 लाख, और 20 लाख डिवेंचर होल्डर से हम लोग प्रीमियम का कितना लेंगे, ये रहा प्रीमियम का 5 रुपीज। तो 5 इंटू 2 100 लाख, ठीक है, बन गया 700 लाख। ये ड्यू एंट्री बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू, एप्लीकेशन बोल रहे हैं अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ पर कोई बैंक का एंट्री थोड़ी किया, हम लोग अलॉटमेंट मनी को ड्यू करें, मतलब कंपनी पहले कैलकुलेट करती है कि उसे कितना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट के तौर पे। अब जब पैसा मिल जाएगा तो कंपनी अपना बैंक अकाउंट डेबिट करेगी। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है और सारा पैसा मिल गया है, कोई भी एरियर वगैरह है नहीं। अच्छा, कितना होगा 700 लाख, पूरा ही मिल गया ना, क्योंकि क्वेश्चन हमें बताया है कि ऑल अमाउंट इज बीइंग रिसीव्ड। ये देख लो क्वेश्चन हमें बताया है सारे पैसे कॉल्ड अप किए गए, रिसिप्ट भी किया गया, ये कॉल्ड अप हो गया, ठीक है। अब रिसिप्ट भी हो गया, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। ये हो गया सेकंड नंबर। अच्छा, अब देखो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। कपिल लिमिटेड issued 50,000 12% debenture of 100 each at a premium of 10% payable in full on application by 1st March 2020. The issue was fully subscribed and debenture were allotted on 9th March. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शंस। मतलब कभी कभी कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसमें भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर दिया। अगर हमें एक्सक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन बोला जाता है तो हम लोग कैश बुक बनाते हैं, कैश ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ बोला है, मतलब ये बैंक वाला एंट्री भी यहाँ पर होगा। तो नॉर्मली हम लोग अगर जर्नल एंट्री करने बोलता है तो हम लोग कैश ट्रांजैक्शन के साथ ही दिखाते हैं। अगर हमें स्पेसिफिकली बोल देता है कि कैश ट्रांजैक्शन मत दिखाओ, तब हम लोग उसको कैश बुक में दिखाते हैं। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया है शेयर में, ठीक है, शेयर में इस पे क्वेश्चन था तो उस पे किया है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इन द बुक्स ऑफ कपिल लिमिटेड, कपिल लिमिटेड डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को बोल रहा है कि डिवेंचर इशू किया गया है 1 मार्च को, एप्लीकेशन का पैसा मिला है। तो 1 मार्च 2020 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पर एंट्री क्या होगा, 50,000 डिवेंचर इशू किया गया है और 100 रुपीज वाला और प्रीमियम 10% पेएबल फुल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे ही पूरा पैसा दे देना है। तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा लेंगे 100, तो इसका नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। प्रीमियम पे इशू किया गया है तो प्रीमियम 100 पे 10% मतलब 10 रुपीज, तो 110 हम लोग को रिसीव होगा। और ये पूरा पैसा बोल रहा है 1 मार्च को एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। मतलब 50,000 इंटू 110 यहाँ पर लिखेंगे 50,000 इंटू 110, तो ये हो गया 11 इंटू 5 55 और 4 5 0 मतलब 55 लाख, ठीक है। 55 लाख हो गया। डिवेंचर एप्लीकेशन में भी यहाँ पर 55 लाख हो जाएगा। इसको लिखेंगे बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसे अलॉटमेंट जब देंगे तो ये हमारे डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो दिस इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, सभी लोगों ने सब्सक्राइब किया, जितना इनका टारगेट था 50,000 की 50,000 ही डिवेंचर सब्सक्राइब हो गए हैं और अलॉटमेंट दिया गया है 9 मार्च को। तो अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे 9 मार्च को। अलॉटमेंट देने का मतलब है ये पैसा जो एप्लीकेशन के लिए लिया गया था वो सारा पैसा हम लोग डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसे एंट्री हो जाएगा।
क्योंकि अलॉटमेंट अभी मिल जाएगा ना, क्योंकि पूरा पैसा एप्लीकेशन में ही ले लिए, यहाँ पर कुछ अलॉटमेंट का पार्ट नहीं है, तो अब पूरा पैसा ले लिए हैं तो होल्डर भी तो बनाएंगे ना, तो अब वही वाला एंट्री करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा 55 लाख। टू डिवेंचर नॉमिनल वैल्यू वाला, मतलब टू 12% डिवेंचर, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू से रिकॉर्ड होता है, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 डिवेंचर होल्डर है और नॉमिनल वैल्यू मतलब 50,000 डिवेंचर्स इशू किए गए हैं। अब यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू है 100 करके, तो ये हो गया 100, मतलब 50 और ये 50 मतलब 50 लाख। अच्छा, यहाँ प्रीमियम का 50,000 पे कितना प्रीमियम रिसीव हुआ होगा, एक एक पे 10 रुपए करके, तो ये 4 और 5 मतलब 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख हो गया और इन दोनों का टोटल 55 लाख हो गया। बी द अलॉटमेंट ऑफ, ऐसे चाहो तो पूरा लिख सकते हो, अलॉटमेंट ऑफ 50,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 each, premium of ₹10 transferred to being the allotment of 50,000 debenture of 100 each, comma, premium of ₹10 transferred to securities premium account, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ऐसे चाहो तो पूरा लिख सकते हो, टाइम कम रहता है तो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर वैसे भी लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर, बोल रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 शेरू लिमिटेड इशूड 1,12% डिवेंचर ऑफ 100 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल ऑन 31st March 2025, मतलब 5 years बाद शायद, अप्रैल 20 to 21 1, 21 to 22 3, 2 years, फिर 20 21 21 to 22 22 to 23 23 to 24 25, हाँ 5 साल बाद रिडीम होगा। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, मतलब जैसे शेयर में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उसी तरह से इनका 1 लाख शेयर इशू किया था, तो ये लोग चाहेंगे कि 1 लाख शेयर ही सब्सक्राइब हो जाए, सॉरी शेयर्स बोल रहे हैं, डिवेंचर ही सब्सक्राइब हो जाए, लेकिन इनका 20,000 सब्सक्राइब हुआ है, हु वेयर रिफंडेड देयर मनी, तो 20,000 का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जमा हो गया वो पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन 31st March, डिवेंचर इशू किया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट एनुअली है, पीरियड क्या है एनुअली, जैसे अभी आज ही हम लोगों ने पढ़ा ना इंटरेस्ट पीरियडिकली होता है, तो पीरियड है 31st March, मतलब सॉरी एनुअली, मतलब हर साल के एंड में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, इशू का एंट्री करो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओ, मतलब लेजर पोस्टिंग, इंटरेस्ट अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, एज्यूमिंग टीडीएस इज डिडक्टेड 10%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग का लेंदी है, बाकी क्वेश्चन की तरह नहीं है, इसमें सबसे पहले इशू का एंट्री करने बोला है, तो पहले हम लोग इशू वाला एंट्री कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द बुक्स ऑफ शेरू लिमिटेड, ठीक है, पहले 1 अप्रैल को इशू किया गया, 1 अप्रैल 2020 डिवेंचर इशू किया गया है, और कैसे 12% डिवेंचर इशू किया गया है, 100 each डिस्काउंट में इशू किया गया, डिस्काउंट ऑफ 5%। अच्छा, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पहले ऐसे लिख लेते हैं, एप्लीकेशन का पैसा, डिवेंचर एप्लीकेशन। अच्छा, ये एंट्री कितने से होगा, 1 लाख इशू किया गया है, तो 1 लाख डिवेंचर पे एप्लीकेशन का पैसा मिलना चाहिए, 12% बोल रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, 1 लाख इशू किया गया है लेकिन ओवर सब्सक्राइब हुआ है 20,000, मतलब एप्लीकेशन का पैसा 1 लाख नहीं, 1 लाख प्लस 20,000, मतलब 1,20,000 एप्लीकेशन का हमारे पास पैसा आया होगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने 20,000 रिफंड कर दिया, क्योंकि हमें तो 1 ही लाख अलॉटमेंट करना है, 1 ही लाख का इशू करना है, तो 100 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल ऑन 31st March। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये 1 लाख नहीं होगा, ये 1,20,000,
पहला बात यहाँ पर, ठीक है। 1,20,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा कितना है 100। यहाँ पर कुछ हमें पार्ट पार्ट करके नहीं बोला है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि पूरा पैसा ही एप्लीकेशन पे मिल रहा है, तो 5% डिस्काउंट, मतलब 100 का 5% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 5 यानी हो जाएगा 95। तो 95 रुपीज हम लोगों का एप्लीकेशन का पर एप्लीकेशन का पैसा होगा। तो 1,20,000 इंटू 95, तो ये हो जाएगा 1 लाख नहीं 1,14,00,000। हाँ 1,14,00,000 ये लिखेंगे। हाँ 1,14,00,000, तो यहाँ पर लिखेंगे ये अमाउंट हो जाएगा 95, तो ये हो गया 1,14,00,000। ये एप्लीकेशन का पैसा हम लोग को मिला है। अगर हम लोग 1 लाख पे एंट्री कर देंगे ना तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो हमें ज्यादा लोगों ने पैसा दिया है, हम लोग रिफंड कर देंगे, अब उतना हमें रखना नहीं है। तो बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड, अब इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,14,00,000, इतना पैसा हमें मिला है। इसमें से हम लोग जो पैसा रखेंगे वो हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर अकाउंट में। अच्छा, जो डिस्काउंट हुआ है उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। ये देखो हम लोगों ने 100 के जगह 5% ना, मतलब 95 एक्सेप्ट किया है, तो डिस्काउंट में इशू है, तो डिस्काउंट में इशू होने से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, ये फिर लिखेंगे जो अमाउंट डिवेंचर में ट्रांसफर होगा टू 12% डिवेंचर। तो डिवेंचर में हमेशा क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर होता है। तो कितना हम लोगों को इश्यू करना है 1 लाख, तो 1 लाख इंटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 100 लाख। और जो हम लोग रिफंड कर देंगे वो टू बैंक दिखाएंगे, जो पैसा रिफंड करते रहे। कितना रिफंड करेंगे, 20,000 एप्लीकेशंस ज्यादा आया है, तो 20,000 पे हम लोगों ने कितना लिया है, ये तो यहाँ पर देखो दिख रहा है ना 95 करके पर एप्लीकेशन पे लिया है, तो 20,000 पे कितना ज्यादा लिया है, 20,000 इंटू 95, तो ये हो गया 20,000 इंटू 95, तो ये हो गया 19 लाख। ठीक है, ये हम लोगों ने पैसा इतना ज्यादा लिया। और डिस्काउंट कितना हो रहा है 1 लाख पे, यहाँ पर डिस्काउंट वैल्यू कितना है 5%, मतलब 5 रुपए, तो ये हो जाएगा 5, बन गया इंट्री। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों के पास जो 1,14,00,000 आया उसमें से हम लोग डिवेंचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़, 100 लाख का मतलब 1 करोड़ हो गया। और रिफंड कितना करेंगे यहाँ पर 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख रिफंड कर देंगे, जो बचा उसमें से ये हमारा नॉमिनल वैल्यू में चला जाएगा, मतलब नॉमिनल वैल्यू में तो डिवेंचर अकाउंट में जाएगा, और बाकी अमाउंट एडजस्ट हो रहा है डिस्काउंट में। बता भी दिया था कि डिस्काउंट 5 रुपए का है। ठीक है, अब इसका हो जाएगा बी application money, being application money transferred to debenture account and excess refund, और एक्सेस जो है वो रिफंड कर दिया। हो गया, तो पहला आंसर हम लोग का हो गया कि जर्नल एंट्री बता दो। फिर बोल रहा है यहाँ पर अकाउंट बना के दिखाओ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये अकाउंट बना के दिखाते हैं, लेजर। ठीक है, लेजर बनाने के लिए बोल रहा है डिस्काउंट ऑन, सेकेंड आंसर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो इसका एंट्री कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यहाँ दिख रहा होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है 5 लाख है, तो इसका एंट्री कैसे होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, जो डिस्काउंट होता है उसका ये 5 लाख कहाँ क्रेडिट हुआ है, टू बैंक में थोड़ी ना हुआ है ये, तो बैंक का अमाउंट जो हम लोग का आ रहा है ये कितना आया था 19 लाख या 19 लाख। ठीक है, ये तो हम लोग का एप्लीकेशन, ये तो कंबाइन एंट्री लिखा है ना,
अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशंस टू बैंक, मतलब एप्लीकेशन से 19 लाख यहाँ पर हम लोग रिफंड कर रहे हैं, और डिवेंचर एप्लीकेशंस टू 12% डिवेंचर, ठीक है, तो यहाँ पर इतना अमाउंट आ रहा है। तो ये वाला किससे रिलेटेड है, ये दो क्रेडिट में से किससे रिलेटेड है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू 12% डिवेंचर, है ना, इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब जब हम लोग इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे तो लिखेंगे टू 12% डिवेंचर 5 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल को, ये देखो ये एंट्री 1 अप्रैल को भी 1 अप्रैल, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 अप्रैल सेम डेट है। तो 12% डिवेंचर, तो ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर कितना है 5 लाख, 5 लाख का डिस्काउंट हुआ है डिवेंचर इशू करने पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी तुम लोग को दिखाया कि हम लोग लास्ट दिन कर रहे थे, हम लोग को डिस्काउंट को राइट ऑफ करते रहना है जब तक ये रिडीम नहीं होता। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो या लास्ट दिन का 2 क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसा है, क्या यहाँ पर हमें बीच बीच में कोई लोन का अमाउंट रीपे हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बोल रहा है कि 31 मार्च 25 को जाके पूरा अमाउंट रिडीम होगा, मतलब बीच में किसी तरह का रिडेम्पशन नहीं है। तो टोटल जो लॉस है इसको हम लोग, जो आउटस्टैंडिंग रेशियो है वो हमारा हमेशा एक ही जैसा रहेगा, उसके हिसाब से हमें इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। ईयर एंड में राइट ऑफ करेंगे, पीएल में ट्रांसफर करेंगे। ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को होता है, तो 31 मार्च पहला 20 में इशू हुआ है, तो पहला ईयर एंड 21 को होगा, तो हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे बाई पीएल बोल के, ठीक है। कितना अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, देखो 5 साल बाद रिडीम होगा, तो 5 साल में हम लोग का लोन का अमाउंट कितना दिख रहा होगा, आउटस्टैंडिंग इक्वल अमाउंट हमेशा 100 लाख 100 लाख 100 लाख करके 5 बार, यानी रेशियो 1:1:1:1 करके, ये वाला, ये देखो ये लास्ट दिन जो दिखाया था, इसलिए हम बार बार नहीं दिखा रहे, ठीक है, ये वाला सेम टाइप ऑफ है। तो हर बार कितना करके हो रहा था, यहाँ पर 1 लाख 20, तो 1,20,000 इसीलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर 6 लाख रुपीस का डिस्काउंट हुआ था। तो यहाँ भी 150 होगा क्योंकि 5 साल बाद रिडीम हो रहा है, बीच में किसी तरह का रीपेमेंट नहीं है, तो फुल्ली आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो लोन रेज के टाइम पे था वही होगा। तो यहाँ पर 5 लाख का हम एक बार लिख के दिखा देते, 5 लाख का 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। 1 लाख हम लोग का पहला साल जो है राइट ऑफ हो जाएगा पीएल में, बाकी बचा कितना बाई बैलेंस सीडी, तो 5 लाख में से 1 लाख चला गया तो बचेगा 4 लाख, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दो, 5 लाख, यहाँ पर भी 5 लाख। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 1,421 टू बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा 4 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर 31 मार्च, ये नेक्स्ट ईयर 2020 बाई पीएल, फिर से सेम अमाउंट ही होगा। टोटल का हमारा राइट ऑफ कैसे होगा, 1/5 करके ना, फिर से वही, ये देखो 5 लाख का 1/5, क्योंकि रेशियोज जैसे है पूरे अमाउंट को रेशियोज में डिवाइड करना है, तो ये फिर से वही 1 लाख, क्योंकि मिडिल में किसी तरह का रिपेमेंट नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग रेशियो हमेशा वही रह रहा है, बाकी बचा हुआ अमाउंट बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 लाख में से 1 लाख चला गया 3 लाख, तो ये टोटल 4 लाख, ये भी 4 लाख। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर 1,422, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, ये हम लोग का हो जाएगा 1 लाख, सॉरी 3 लाख, ये वाला ब्रॉट डाउन होगा। तो अब ये 31 मार्च 2023 बाई पीएल, पीएल में कितना जाएगा, फिर से वही 1 लाख, बचेगा कितना बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, तो बचेगा 2 लाख, तो 3 लाख, यहाँ पर भी 3 लाख। ये यहाँ पर ब्रॉट डाउन होगा 1,423, ठीक है, टू बैलेंस बीडी, कितना होगा 2 लाख। यहाँ पर 31 मार्च 2024, तो बाई पीएल कितना राइट ऑफ होगा, फिर से 1 लाख, और बचा कितना 1 लाख, क्लोज कर दो, क्लोज करने से 2 लाख, यहाँ पर क्लोज कर दो, क्लोज करने से 2 लाख। अब ये फिर से हमें अच्छा, ये बाई बैलेंस सीडी तो लिखा नहीं, बाई बैलेंस सीडी, अब ये फिर से और एक बार ब्रॉट डाउन होगा, तो 1,424 यहाँ पर लिख लेते हैं, 1,424 टू बैलेंस बीडी, कितना ब्रॉट डाउन हो रहा है 1 लाख, अब 1 लाख की राइट ऑफ हो जाए,
31 मार्च 2025। ये देखो यहाँ पर बोला था ना, इसीलिए 2025 में रिडीम होगा, तो कर दिया हम लोगों ने, पूरे लॉस को इक्वली पूरे साल में राइट ऑफ कर दिया। तो बाई पीएल कितना हुआ 1 लाख, 1 लाख का 1 लाख पूरा राइट ऑफ हो गया, बचेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, कंप्लीशन हो गया यहाँ पर, तो ये अकाउंट हम लोग का बन गया। अच्छा, नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करने बोला है इंटरेस्ट अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट, एज्यूमिंग टीडीएस जो है वो 10%। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट पहले ड्यू करते हैं हम लोग। तो पहला इंटरेस्ट कब होगा, हर साल के एंड में एक बार करके एनुअली इंटरेस्ट देना है। तो पहला इंटरेस्ट लगेगा कब, ये देखो 31 मार्च 21 को। ठीक है, क्योंकि 20 को इशू हुआ है, तो पहला बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा 31 मार्च 21 को। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर। आज ही तो सीखा हम लोगों ने ये वाला एंट्री। अब कितना अमाउंट इंटरेस्ट देंगे, नॉमिनल वैल्यू पे होता है। तो डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू एंट्री हमें बता रहा है 100 लाख, 100 लाख पे हमें 12% देना है। तो 100 लाख पे 12% चेक करो, पूरे एक साल में देना है, तो फिर 6/12 वगैरह यहाँ पर कंसेप्ट नहीं होगा, वहां जैसे हुआ था, क्योंकि वो 6 मंथ्स में देना था। अगर पूरे एक ही साल में देना है तो एक ही बार देना है, तो 100 लाख का 12% एक ही बार में देना है। तो ये हो गया हम लोग का 12 लाख। ठीक है, तो ये हो गया 12 लाख। तो इसको, ये इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर लिख पाए, यहाँ लिख लेंगे। हो गया, ये रहा 12 लाख। ठीक है, अब ये कहाँ पर ट्रांसफर होगा, हर बार इंटरेस्ट का अमाउंट पे करने के बाद हम लोग का पीएल में जाएगा। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैंक का एंट्री क्यों नहीं हुआ, बैंक वाला एंट्री क्या होता है, पहले एंट्री होता है इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, जब पे करते हैं तब एंट्री आज ही सीखा, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अब ये कौन सा अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है, तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक वाला एंट्री यहाँ कैसे पोस्ट होगा, यहाँ तो पोस्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पीएल में ट्रांसफर होता है, पीएल टू इंटरेस्ट, तो हाँ ये यहाँ पर पोस्ट होगा एंट्री। तो इसीलिए बाई पीएल अकाउंट कितना हो जाएगा 12 लाख। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ही एक लाइन लगा दे रहे टोटल करके, और नीचे नहीं लिख रहे, नहीं तो फिर यहाँ पर जगह नहीं होगा, इतना बड़ा है ना, बहुत बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर जगह नहीं। तो अगर वैसे भी एक अमाउंट होता है ना, तो टोटल तुम लोग जो है ऐसे करके एक लाइन लगा के भी कर सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ पर ये हम लोग का ब्रॉड डाउन वगैरह कुछ नहीं हुआ, फिर से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा 22, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू डिवेंचर होल्डर। तुम लोग यहाँ पर 12 लाख ऐड करके लिख दो, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इसी में हो जाए, इसी वजह से। टू डिवेंचर होल्डर, फिर से इंटरेस्ट कितना होगा, कुछ लोन का अमाउंट रीपे नहीं हो रहा है, तो फिर से वही 12 लाख की, क्योंकि 100 लाख पे ही तो इंटरेस्ट देना है। अगर कुछ लोन अमाउंट रीपे हो जाता तो बचे हुए लोन अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता, तो फिर से कैलकुलेट करना पड़ता। तो यहाँ पर कैलकुलेट फिर से क्यों करें, क्योंकि हमें तो पता ही है कि सेम लोन सेम इंटरेस्ट पे करने का तरीका, सेम रेट तो वही रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर हो गया 12 लाख। तो ये बस ऐसे ही करते जाना है। ठीक है, और यहाँ पर फिर से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2023। तो पहले डिवेंचर होल्डर का, डिवेंचर होल्डर 12, 31 मार्च 2020 बाई पीएल, फिर से 12। अच्छा, फिर 31 मार्च 24, फिर से टू डिवेंचर होल्ड, क्योंकि पीएल में तो सिर्फ ड्यू, इंटरेस्ट अकाउंट में सिर्फ ड्यू वाला ही आएगा और पीएल में ट्रांसफर वाला आएगा, बाकी नहीं आएगा। मैंने दिखा भी दिया कि बाई पीएल यहाँ पर 12 लाख। 31 मार्च 2025 ये ही लास्ट एंट्री होगा, है ना, क्योंकि 25 में तो हमारा डिवेंचर ही रीपे हो जाएगा, मतलब लोन खत्म हो जाएगा, तो फिर इंटरेस्ट क्यों देंगे। ये लास्ट इंटरेस्ट का ड्यू अमाउंट, और पेमेंट करने के बाद पीएल में ट्रांसफर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12 लाख। ठीक है, अब मैंने टोटल नहीं किया, तुम लोग जब करोगे तो इसका टोटल कर लेना, 12 लाख नीचे लिख के। ठीक है, मतलब लेजर का टोटल का बात कर, ये ऐसे 12 लाख जो मैंने नहीं किया, तुम लोग कर लो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और एक अकाउंट बनाने के लिए बोला है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। पीछे ही बना लेते, यहाँ पर पूरा नहीं बना।
डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अच्छा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट में क्या एंट्री होगा? जैसे कि अभी अभी मैंने बोला, जब हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर को जब पे करेंगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक, तो पहले इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, तो डिवेंचर होल्डर में पहले इंटरेस्ट लिखेंगे, मतलब इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 मार्च 21 में। हम लोग पहले रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट, कितना है ये देखो 12 लाख, बाय इंटरेस्ट बोल के लिखना पड़ेगा 12 लाख, ठीक है। अब जब पे करें तब क्या एंट्री होगा? तब एंट्री होगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 31 मार्च 2021 को टू बैंक बोल के हम लोग दिखाएंगे, लेकिन 12 लाख नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसका एक अमाउंट टीडीएस काटने की वजह से अमाउंट जो है हम लोग का कम हो जाएगा, तो टू टीडीएस बोल के भी दिखाएंगे, ठीक है। ये देखो आज ही तो हम लोगों ने एंट्री सीखा ना, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू टीडीएस, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये रहा इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस, है ना। तो जब हम लोग ये डिवेंचर होल्डर अकाउंट में करेंगे तो यहाँ पर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस टू बैंक, जब पे कर रहे हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू बैंक। तो और एक बार एंट्री देखो यहाँ पर, इसका नेट एंट्री कर रहा है एक्चुअली, ये देखो डिवेंचर होल्डर टू डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो इंटरेस्ट में हम लोगों ने एंट्री दिखा दिया, इंटरेस्ट अकाउंट में क्या दिखा है? टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। हम लोगों ने अभी जो अकाउंट बनाया कंप्लीट किया उसमें इस तरह से दिखा है, फिर ये पीएल का ट्रांसफर दिखा है, ये एंट्री दो हम लोगों ने पोस्ट किया। अब हमें टीडीएस वाला एंट्री भी करके दिखाना है, तो हम लोग डिवेंचर होल्डर अकाउंट को क्या करेंगे? ड्यू करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टीडीएस का अमाउंट, ये देखो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये इंटरेस्ट जो पे हो जाएगा, कितना टीडीएस काटने बोल रहा है? 10%, तो 12 लाख में अगर 10% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1,20,000, तो कितना बचेगा? 12 लाख में से 10% अगर हम लोग का चला जाता है तो 1,20,000, ये और माइनस 12 लाख, तो ये हो गया 10,80,000, ठीक है। इतना पैसा हम लोग को पे करना है डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है। और ये टीडीएस का है, तो टोटल हो जाएगा 12, यहाँ पर भी 12। ये मैंने नेट एंट्री करके दिखा दिया, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू टीडीएस, टीडीएस पेबल, इसको पेबल भी बोल सकते हैं, और जब पे करेंगे तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल के दिखा देंगे। ये ड्यू एंट्री दिखाया, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टीडीएस पेबल। अच्छा, फिर सिमिलरली हम लोग 31 मार्च 2022 को भी इंटरेस्ट का फिर से कैलकुलेशन, यहाँ पर सेम अमाउंट होगा, इंटरेस्ट एक ही जैसा है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ तब हो जाता है जब हम लोग का इंटरेस्ट का अमाउंट वगैरह चेंज होते जाता है, तो बार बार उसे चेक करके हमें लिखना पड़ेगा। फिर ये हो गया 12 लाख, हर बार इंटरेस्ट एक ही जैसा है। फिर 31 मार्च 22 को हम लोग ये पेमेंट कर देंगे टू बैंक, कितना पेमेंट करेंगे? फिर से वही 12 लाख में 10% टीडीएस कटेगा, मतलब अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं है, बस एक ही चीज को रिपीट करते हुए लिखते जाओ, टू टीडीएस पेबल, ठीक है, पेबल यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000, टोटल वही 12 है। फिर से नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2023 बाय इंटरेस्ट 12 लाख, 31 मार्च 2023 टू बैंक 10,80,000 टू टीडीएस पेबल 1,20,000, 12 लाख। ऐसे करके 25 तक चलता जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मोनोटोनस लग सकता है कि एक ही अमाउंट बार बार लिख रहा है, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है। अगर ये समझ में आ जाता है कैसे पोस्टिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो अगर इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो हम लोग उस हिसाब से पोस्ट कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक ही चीज बार बार लिख रहा है क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट में भी कोई चेंजेस नहीं है और बाकी चीजों में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो ये 24 का
बाई इंटरेस्ट, बस हो गया। ये और एक अकाउंट बनेगा 12 लाख 31 मार्च 2024 जब हम लोग पे करेंगे डिवेंचर होल्डर को, तो 10,80,000 और तभी हम लोग यहाँ पर 2 TDS पेबल दिखा देंगे। अब जब TDS पे करेंगे तो TDS पेबल डेबिट टू बैंक हो जाएगा। बार बार इसीलिए बोल रहे ताकि तुम लोगों को याद रहे। 12 लाख 12 लाख अब 25 वाला एंट्री लास्ट ईयर का 31 मार्च 2025 बाई इंटरेस्ट। इसके बाद तो और पे नहीं करना पड़ेगा, जब लोन ही रीपे हो जा रहा है तो इंटरेस्ट किस बात का। 12 लाख ये ड्यू एंट्री रीपे मतलब सॉरी पे, रीपे नहीं, इसको पे बोलते हैं, इंटरेस्ट पे होता है, लोन रीपे होता है। 10,82 TDS payable 1,20,000 तो टोटल 12। कंप्लीट हो गया, 5 साल का अकाउंट भी बन गया कि किस तरह से कंपनी ट्रीट करेगी डिवेंचर होल्डर है, बस और कुछ नहीं बोला था। और चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग का जो कंपनी अकाउंट्स वाला टॉपिक था यानी कि इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, और इशू ऑफ डिवेंचर, ये पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया। बस इसमें कुछ भी मुझे नहीं लगता कोई भी पॉइंट मेरा बाकी है मुझे बताना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।